गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट्स के अंदर लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बेसिक अजम्पशंस की थी। आज जो अपन पॉइंट करने जा रहे हैं वो अपना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के आधार। अगर लेखांकन के आधार को अगर अपन पढ़ें तो मेनली यहाँ पर दो बेसिस होते हैं। पहला आता है कैश बेसिस, किस किस आधार पर अपन अकाउंटिंग करते हैं, नगद आधार। और दूसरा मेथड आता है अपना एक्रूअल बेसिस, उपार्जन आधार। देखो भाई, अकाउंटिंग करने के अपने पास दो मेथड हैं, दो विधियां प्रैक्टिकली यूज की जाती है, नगद आधार पे और उपार्जन आधार पे। नगद आधार क्या कहता है कि जैसे मान लो अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और हर वर्ष 31 मार्च को कंप्लीट होता है। इस लेखांकन इस अवधि के अंदर यदि अपने को कोई नगद पैसा मिला है, कैश में राशि रिसीव हुई है तो उसकी अकाउंटिंग करो, या अपन ने कैश में कोई भुगतान किया है तो उसकी अकाउंटिंग करो। अर्थात उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर या तो अपन ने कैश में रिसीव किया है या कैश में अपन ने उसका पेमेंट किया है। कहीं ऐसा नहीं हो जैसे मान लो अपन ने इस अवधि के अंदर उधार में माल परचेज किया या उधार में माल सेल आउट किया, उधार में माल बेचा। तो उधार में माल बेचा इसका मतलब ना तो अपने पास पैसा आया, उधार में माल बेचने का मतलब अभी अपने पास पैसा नहीं आया है। इसका मतलब इसकी अकाउंटिंग इस अवधि के बीच में नहीं की जानी चाहिए। जिस लेखांकन वर्ष में पैसा आएगा उस टाइम पर इसकी अकाउंटिंग की जाएगी, उस टाइम पर इसको सेल मानकर रिकॉर्ड किया जाएगा। हालांकि ये बेसिस ज्यादा प्रचलन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बेसिस के आधार पर अपन अपने बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस जितना बेटर तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, जितना बेटर तरीके से निकालना चाहिए, उतना बेटर तरीके से अपन निकाल नहीं पाते। तो नगद आधार पर लेखांकन करने का मतलब क्या भाई, देखते हैं। In this method, accounting entries is to be made on the basis of expenses paid and income received। इसके अंदर होता क्या है, अकाउंटिंग एंट्री किसके आधार पर पास की जाती है, या तो अपन ने एक्सपेंसेस को पेड किया है या किसी इनकम को प्राप्त किया है तो ही इसमें जर्नल एंट्री पास की जाती है, अन्यथा नहीं की जाती। Not when the receipt or payment becomes due, not when the incomes and payment become due। ड्यू होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अपना लेखांकन वर्ष चल रहा है अभी 1 अप्रैल से, अर्थात 1/4/2020 से स्टार्ट हुआ है और खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। इस अवधि के अंदर अपन ने मान लो उधार में माल सेल आउट किया है, क्रेडिट में माल को सेल किया है। अगर क्रेडिट में माल सेल किया है तो जैसे ही अपन ने सेल किया है तो अपना अधिकार क्या आ गया, अपना अधिकार क्या हो गया कि अपन अपने कस्टमर से ये पैसा रिकवर कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? इसका मतलब अपने को अपने कस्टमर से पैसा रिकवर करने का अधिकार अपने पास आ गया। इसका मतलब ये पैसा क्या हो गया, ड्यू हो गया। कस्टमर के हिसाब से देखो क्या हो गया, ये पैसा ड्यू हो गया। इसका मतलब ड्यू के आधार पर अपने को कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी। इसकी एंट्री कब होगी, जैसे मान लो ये कस्टमर अपने को 2 साल बाद पैसा देता है, अर्थात 2021, 21-22
और 22-23 में, अर्थात 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 ये जो लेखांकन वर्ष आ रहा है, इस लेखांकन वर्ष में ये बंदा, ये कस्टमर अपने को पैसा दे रहा है, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री कब बनेगी? इस लेखांकन वर्ष में जिसके अंदर ये पैसा वास्तव में अपने को रिसीव हो रहा है, उस टाइम पर ये अकाउंटिंग एंट्री मेड पास की जाएगी। इसका मतलब नगद आधार पर अगर अपन लेखांकन करते हैं तो देखो नाम से पता चला है कि और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जहां से या तो अपने को नगद राशि प्राप्त हुई है या अपन ने नगद में भुगतान किया है। बात समझ में आ गई? दूसरा आता है एक्चुअल बेसिस, उपार्जन आधार। उपार्जन आधार का मतलब है कि भाई यदि कोई ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन अपने लेखांकन वर्ष से संबंधित है तो उसको उसी लेखांकन वर्ष में रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे उसका नगद में पैसा अपने को प्राप्त हुआ हो या नहीं हुआ हो। जैसे मान लो यदि अपन उपार्जन आधार पर अकाउंटिंग करें और अपन ने क्रेडिट में माल परचेज किया, क्रेडिट परचेज की, लेखांकन वर्ष अपना 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, इस लेखांकन वर्ष में अपन ने उधार परचेज किया। देखो भाई जनवरी अगर बात करें, एक्चुअल प्रॉफिट अपने को इस लेखांकन वर्ष का निकालना है तो अपने को करना क्या पड़ेगा? इस अवधि से संबंधित जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी इनकम्स है, सारी की सारी जो इस अवधि से रिलेट करती है, इस टाइम से रिलेट करती है, उनको अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उनको अपने को लिखना पड़ेगा, और तब ही अपन अपना एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। और एक्चुअल बेसिस के बारे में बात करें तो मेनली जो बेसिस एडॉप्ट करते हैं, जो अधिकतम 95% केस में जो बेसिस अपन अडॉप्ट करते हैं वो कौन सा? अपना एक्चुअल बेसिस, उपार्जन आधार के ऊपर ही अपन अकाउंटिंग करते हैं। जैसे मान लो सीए इंस्टीट्यूट, कोई चार्टेड अकाउंटेंट की फर्म हो गई, या फिर कोई चाय की दुकान, छोटी मोटी दुकानें होती हैं, उनके वो ही केवल केस बेसिस को फॉलो करते हैं। बाकी 95% केसेस के अंदर उपार्जन आधार के ऊपर ही अपन अकाउंटिंग करते हैं, ताकि अपन अपने बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकें। अब देखना भाई, जैसे मान लो उधार में माल परचेज किया, उधार में माल परचेज करने का मतलब क्या है कि अपन ने सामने वाली पार्टी को, अपने लेनदार को अभी पैसा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यों? ताकि अपन इस अवधि का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सके। जैसे मान लो अपन ने उधार माल सेल आउट किया, क्रेडिट सेल, अगर नगद आधार पर अकाउंटिंग करते तो इसको अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते। लेकिन अगर एक्चुअल बेसिस पे के आधार पर अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इसको शामिल किया जाएगा। इस अवधि से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इसको यहां पर शामिल किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो दो अकाउंटिंग करने के अपने पास दो बेसिस हैं, कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस। कैश बेसिस क्या कहता है कि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जिनसे या तो अपने को नगद में पैसा मिला है या अपन ने नगद में भुगतान किया है। और एक्चुअल बेसिस क्या कहता है, चाहे अपने को नगद में पैसा मिले या न मिले, लेकिन लेखांकन अवधि से संबंधित समस्त ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। क्या कहता है? अंडर दिस मेथड रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड under this method revenue and cost are recognized in the period in which they occur. In the period in which they occur will be recorded in the books of accounts rather when they are paid. Will be recorded in
इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या कहता है? अंडर दिस मेथड रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड। मतलब जैसे ही अपने को किसी इनकम का या किसी खर्च का पता चलता है, इन द जो अपने लेखांकन वर्ष से संबंधित हो, इन विच दे ऑकर रादर व्हेन दे आर पेड, चाहे उनका भुगतान किया गया हो या नहीं किया गया हो, विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उस वर्ष से संबंधित लेखा पुस्तकों में उनको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। दोबारा बोलता हूं, कोई भी खर्चा या इनकम जो चालू लेखांकन वर्ष से संबंधित है, चाहे उनका भुगतान किया गया हो या उनको प्राप्त किया गया हो या नहीं किया गया हो, चाहे उनको आय को प्राप्त कर लिया गया हो या नहीं किया गया हो, लेकिन जो लेखांकन वर्ष से संबंधित है उनको उस वर्ष की पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ताकि अपन अपना एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकें। और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपना जो मेथड अडॉप्ट करते हैं, जिस मेथड को अपन फॉलो करते हैं, कौन सा मेथड है अपना? एक्चुअल बेसिस। चाहे इनकम या खर्चा जिसका भुगतान किया हो या नहीं किया हो, लेकिन जिस लेखांकन वर्ष से संबंधित है उस लेखांकन वर्ष की पुस्तकों में उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। आगे चलते हो तो यहां पर अपन ने देखा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दो बेसिस है, कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस। नगद आधार कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो, अगर उसका अपन ने नगद में भुगतान किया है तो उसको पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और एक्चुअल बेसिस कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन, चाहे उसका नगद में भुगतान हुआ हो या प्राप्त भुगतान हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन उस लेखांकन अवधि से संबंधित है तो उसको तुरंत पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। आगे है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन प्रणाली। अब लेखांकन प्रणाली के आधार पर अगर अपन बात करें तो भाई देखो, दो प्रकार से अपन अकाउंटिंग करते हैं। सिंगल एस्पेक्ट और ड्यूअल एस्पेक्ट। और दूसरा है अपना ड्यूअल एस्पेक्ट। सिंगल एस्पेक्ट क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका अपने बिजनेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी के आधार पर उसको रिकॉर्ड करो। अर्थात प्रत्येक लेन देन का इफेक्ट केवल एक ही जगह पड़ता है, यह मानकर अपने को अकाउंटिंग करनी चाहिए। और ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है, द्विपक्षीय अवधारणा क्या कहती है कि प्रत्येक जो लेन देन है उसका प्रभाव कितनी जगह पड़ेगा, दो जगह पड़ेगा, यह मानकर अपने को लेखांकन करना चाहिए। और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस मेथड को अपन अडॉप्ट करते हैं? ड्यूअल एस्पेक्ट को। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि प्रत्येक जो भी ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट कितनी जगह पड़ता है, दो जगह पड़ता है। और दो जगह अगर पड़ता है तो एक जगह को अपने को डेबिट करना चाहिए, एक खाते को अपने को डेबिट करना चाहिए और दूसरे खाते को अपने को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। देखो भाई, अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो दो प्रकार से अपन अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, सिंगल एस्पेक्ट और ड्यूअल एस्पेक्ट। सिंगल एस्पेक्ट क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन उनको रिकॉर्ड करते हैं तो अपने बिजनेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके अकॉर्डिंग अपने को अकाउंटिंग करनी चाहिए। लेकिन ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट कितनी जगह पड़ता है, दो जगह, और उन दोनों जगहों के आधार पर अपने को अकाउंटिंग करनी चाहिए, जिसमें से एक खाते को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा और दूसरे खाते को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। इस नॉर्मल सी कंसेप्ट की बातें हैं, नोट्स के अंदर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और एक्चुअली मैं नोट्स नहीं भेज पाया, जिसके लिए मुझे खेद है। शॉर्टली मैं आपको जितना काम अपना हो चुका है उनके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और साथ में अब अपन जो नेक्स्ट पॉइंट पे चलने जा रहे हैं वो अपना प्रैक्टिकल पार्ट। यहां से अपना अकाउंट्स का प्रैक्टिकल पार्ट चालू होता है। इतने दिन अपन ने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, अब प्रैक्टिकल पॉइंट अपन देखते हैं। अब देखो भाई, आगे सीखने जा रहे हैं, अपना जो टॉपिक है वो है जर्नल एंट्रीज का। अब अकाउंट्स के अंदर आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा।
यहां तक कि क्लास के अंदर अपन ने केवल और केवल कुछ ऐसी बातें की है ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो, कुछ बातें आपको समझ में आए और अपन जब भी एंट्रीज वगैरह करने जाएं उस टाइम पर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब जो अपन बात करेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे तो सारी बातें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगी। जर्नल एंट्रीज के बारे में अगर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर बात कर रहे हैं अपन जर्नल एंट्रीज, देखो भाई जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो अपने अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को कुल मिलाकर 5 भागों में अपन बांटते हैं। वो 5 भाग कौन कौन से उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो भाई पहला पार्ट आता है असेट्स, दूसरा पार्ट आता है अपना लाइबिलिटीज, तीसरा पार्ट आता है अपना कैपिटल, चौथा पार्ट आता है अपना एक्सपेंसेस और पांचवा पार्ट आता है अपना इनकम्स। इन कुल मिलाकर 5 भागों के अंदर अपन इनको डिवाइड करते हैं और यहां पर एक कुछ रूल देखेंगे अपन और उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपन जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, देखो भाई असेट्स और जो एक्सपेंसेज है उनके लिए रूल सेम है। इसके अलावा लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम्स इनके लिए इन तीनों के लिए रूल अलग है। सेम पॉइंट कौन कौन सा है, एसेट्स और एक्सपेंसेज, इन दोनों के लिए रूल अलग है। इसके अलावा लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम्स इनके लिए रूल अलग है। देखते हैं क्या रूल है। असेट्स एंड एक्सपेंसेज और दूसरा रूल आएगा अपना लायबिलिटीज कॉमा कैपिटल एंड इनकम्स। देखिए भाई असेट्स के लिए क्या रूल है, इंक्रीज इन असेट्स will be debited, increase in assets will be debited and decrease in assets will be credited। यदि किसी भी संपत्ति में वृद्धि हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे और अगर किसी संपत्ति में कमी हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है अपना एक्सपेंसेस के लिए, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस will be debited and decrease in expenses will be credited। अगर खर्चों में वृद्धि हुई है तो उसको डेबिट करो, खर्चों में कमी हुई तो उसको क्रेडिट करो। अब बात करते हैं लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम्स के लिए। देखो भाई लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम बढ़ सकती हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम घट सकती हैं। तो यदि लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम अगर बढ़ती है तो उनको क्या करना चाहिए, सीआर करना चाहिए और कमी होती है तो उनको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। इंक्रीज इन लायबिलिटीज, increase in liabilities will be credited and decrease in liabilities
विल बी डेबिटेड। बात करें कैपिटल के बारे में, इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल विल बी डेबिटेड। बात करें इनकम्स के बारे में, इंक्रीज इन इनकम्स विल बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन इनकम्स विल बी डेबिटेड। देखिए भाई, पहली बात रूल है, नियम है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने नियम निकाल रखा है कि सड़क के हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? कोई इसको प्रेजेंट कर सकता है क्या? नहीं, रूल इज रूल। तो अकाउंट्स के अंदर अगर अपन कंसेप्ट के बारे में बात करें तो ये रूल है, इन रूल्स को अगर छोड़ दें, क्योंकि रूल तो सीए इंस्टीट्यूट ने बना रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही अपने को काम करना पड़ेगा। ताकि इनके अलावा अगर कोई भी पॉइंट अगर आता है तो हर पॉइंट के पीछे कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर होता है। बिना कंसेप्ट के बिना अपन अकाउंट्स के अंदर नेक्स्ट कदम नहीं रख सकते। सारी अकाउंट्स जो है वो कंसेप्ट के ऊपर चलती है, कंसेप्चुअल है, कोई भी रटने का पॉइंट नहीं है। लेकिन रटने के जो पॉइंट है वो रूल है, इन रूल्स को तो अपने को रटना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम है और नियम के पीछे कोई कंसेप्ट अपन प्रूव नहीं कर सकते। जैसे सड़क के हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, क्या क्या कंसेप्ट है? ज्यादा बेटर तो क्या रहता है कि अपन राइट साइड में चले ताकि अपने को सामने से आने वाला वाहन भी दिखे। लेकिन कानून बना रखा है, लो बना हुआ है कि लेफ्ट साइड चलना चाहिए, लेफ्ट साइड चलना है, अपने को अडॉप्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो भाई, रूल क्या है। जर्नल एंट्रीज जब सीखते हैं तो अपने जो भी आइटम्स होते हैं उनको 5 भागों में बांट देते हैं। क्या क्या? असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। असेट्स और एक्सपेंसेस के लिए रूल सेम है, लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम्स के लिए रूल सेम है। संपत्तियों के लिए क्या कहता है? यदि किसी संपत्ति में वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ, तो उसको क्या किया जाएगा? डेबिट। यदि किसी संपत्ति में कमी हुई है तो उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट। ठीक है। एक्सपेंसेस के लिए क्या कहता है कि खर्चों में वृद्धि को डेबिट करो, कमी को क्रेडिट करो। बाद में लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम के बारे में बात करें, यदि इन तीनों में वृद्धि हो रही है तो क्या किया जाएगा? इनको सीआर किया जाएगा, और इन तीनों में कमी हो रही है तो क्या किया जाएगा? इनको डेबिट किया जाएगा। अब इन रूल्स के बेस पर अपन थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज सीखते हैं ताकि अपने को थोड़ा बहुत समझ में आए कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। जैसे मान लो अपने बिजनेस के अंदर एक ट्रांजैक्शन हुआ, क्या 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज ऑफ ₹50,000। देखिए भाई, ट्रांजैक्शन एक है। अपन अकाउंटिंग किस आधार पर करते हैं? ड्यूअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार। और हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कितनी जगह पड़ता है? 2 खातों पर 2 जगह पड़ता है, जिसमें से एक खाते को क्या किया जाएगा? डेबिट, और दूसरे खाते को क्या किया जाएगा? क्रेडिट। अब देखना भाई, अपना ट्रांजैक्शन क्या हुआ? फर्नीचर खरीदा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर अपन फर्नीचर खरीदेंगे तो अपने बिजनेस के अंदर क्या आएगा? फर्नीचर आएगा, लेकिन सामने वाली पार्टी को अपन क्या देंगे? नगद पैसा दे देंगे, अपने यहां से क्या जाएगा? कैश पैसा जाएगा। एक चीज में वृद्धि होगी, दूसरी चीज में ऑटोमेटिक कमी होगी। क्योंकि फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अपने बिजनेस के लिए क्या है? असेट। एक असेट में वृद्धि हो रही है, क्या जा रहा है? कैश, नगद पैसा जा रहा है। नगद भी अपने बिजनेस के लिए क्या है? असेट। इसका मतलब जिस असेट में इंक्रीज हो रहा है उसको तो क्या किया जाएगा? डेबिट, और जिस असेट में डिक्रीज हो रहा है उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट। यहां पर अगर अपन बात करें
तो किस असेट में इंक्रीज हो रहा है? फर्नीचर अपनी संपत्ति में फर्नीचर में इंक्रीज हो रही है, तो इसको क्या किया जाएगा? जर्नल एंट्री में डेबिट किया जाएगा। और कमी किसमें आ रही है? कैश में। कैश में कमी आ रही है तो जर्नल एंट्री में कैश को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। और अपनी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखो भाई जर्नल एंट्री कैसे लिखते हैं, देखना। आने वाली वस्तु को नाम करो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट क्यों किया फर्नीचर को? इंक्रीज इन असेट्स विल बी डेबिटेड। जिस संपत्ति में वृद्धि हो उसको क्या किया जाएगा? डेबिट। किस संपत्ति में वृद्धि हुई है? अपने फर्नीचर में। और फर्नीचर में वृद्धि हुई है तो क्या कर दिया अपन ने? फर्नीचर को डेबिट कर दिया। डिक्रीज इन असेट्स विल बी क्रेडिटेड। फर्नीचर आएगा तो कमी किस में आएगी? अपने कैश में। और कैश में कमी आएगी तो कैश को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा टू कैश अकाउंट। देखो भाई जब भी डेबिट में कोई आइटम लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बिल्डिंग खरीदी अपन ने, लैंड खरीदी अपन ने, या मशीन परचेज की अपन ने, डेबिट पे लिखेंगे तो अगर फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन खरीदेंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट, लैंड खरीदेंगे तो लैंड अकाउंट डेबिट। इसके एवज में क्या जाएगा? नगद पैसा। जो वस्तु सीआर में आती है उसको टू लगाकर अपन प्रेजेंट करते हैं, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का फर्नीचर परचेज किया अपन ने? 50,000 रुपए का। अर्थात फर्नीचर के अंदर 50,000 रुपए की क्या हो रही है? वृद्धि। और कैश में क्या हो रही है? 50,000 की कमी। ये चीज ये जर्नल एंट्री किसको इंडिकेट कर रही है? जो डेबिट हुआ है उसमें तो क्या हो रही है? वृद्धि। और जो सीआर हो रहा है उसमें क्या हो रही है? कमी। इसका मतलब क्या हो गया कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से अपने फर्नीचर में 50,000 रुपए की वृद्धि हो रही है और साथ में अपना जो कैश बैलेंस है वो 50,000 से कम हो रहा है। दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं अपन। जैसे मान लो फर्नीचर बेचा, सॉल्ट ऑफ फर्नीचर सॉल्ट ऑफ रुपीज 20,000, 20,000 का फर्नीचर बेचा। देखो भाई फर्नीचर अगर अपन बेचेंगे, खरीदेंगे तो अपने यहां से कैश जाएगा, लेकिन अगर फर्नीचर बेचेंगे तो अपने पास क्या आएगा? कैश आएगा। वृद्धि काहे में होगी? कैश में। जिस असेट में वृद्धि हो उसको क्या करते हैं अपन? डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आएगा अपने पास? 20,000 रुपए। साथ में कमी किसमें होगी? अपने फर्नीचर में, क्योंकि अपने यहां से क्या जा रहा है? फर्नीचर जा रहा है। तो कब जिस असेट में कमी हो उसको क्या कर देंगे अपन? सीआर टू फर्नीचर अकाउंट। कितना पैसा? 20,000। और अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। क्या इंडिकेट कर रही है कि अपने कैश में वृद्धि हो रही है कितनी? 20,000 की। और फर्नीचर में कमी हो रही है कितनी? 20,000 की। इसका मतलब अपन ने क्या किया? फर्नीचर को बेचा है और फर्नीचर को बेचने से अपने पास 20,000 रुपए नगद आए हैं। तो ये हल्की सी अपन ने बात की है। जर्नल एंट्रीज के अंदर अपने को काफी टाइम लगाना है, क्योंकि यही बेस है, यहीं से अपने अकाउंट्स का जो मेन पार्ट है यहीं से स्टार्ट होता है। जर्नल एंट्रीज अपने को अच्छे से आनी, विद कंसेप्ट आनी बहुत जरूरी है। इसलिए इनके बारे में अपन आगे वाली क्लासों में बात करेंगे। आज की क्लास में अपन इतनी बात करेंगे। इन रूल्स को अच्छे से देखना, रूल्स को तैयार करना है, और रूल्स को तैयार करने के बाद अपन नेक्स्ट क्लास से अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस लेंगे और उन ट्रांजैक्शंस के बेस पे अपन जर्नल एंट्रीज पास करना सीखेंगे। किस किस प्रकार अपन जर्नल एंट्रीज करते हैं वो चीजें सीखेंगे। ये जो 5 पॉइंट्स बताए हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के आधार पर अपने को पूरी अकाउंट में जर्नल एंट्रीज अच्छे से सीखने को मिल जाएंगे। आज की क्लास में अपन इतनी बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन। थैंक यू।